अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैंने सोचा कि मैं खुद आपके सामने आऊं और आप सबका थैंक्स करूं, क्योंकि मुझे जब से मैंने बेबी शॉपिंग की वीडियो बनाई है और अपलोड की है तो सब ने इतनी दुआएं दी हैं, सब इतना खुश हुए हैं और सब ने बहुत अच्छी अच्छी सजेशंस भी दी हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों ने मुझे दुआ के लिए भी कहा है, तो उन सबका थैंक्स। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतना पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिलेगा। और इसके अलावा ये कि इतने अच्छे लोग हैं, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जिन जिन लोगों ने वीडियो देखी है उन सब ने इतनी प्यारी प्यारी बातें की हैं, इतनी अच्छी अच्छी दुआएं दी हैं। तो आप सबका बहुत 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 शुक्रिया और मैं सच में बहुत ज्यादा दिल से थैंकफुल हूँ। आई हैव नो वर्ड्स कि मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं। तो जो लोग दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, मेरा ख्याल है कि वो लोग बहुत अच्छे होते हैं और इससे बढ़कर कोई चीज नहीं होती। और अल्लाह ताला भी उन लोगों को बहुत ज्यादा नवाजता है और बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स देता है जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं। तो इसके अलावा आज मैं आप सब से, जितने भी सब्सक्राइबर्स मेरे हैं या जो लोग भी मुझे देख रहे हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों को कहूंगी कि प्लीज उन लोगों के लिए दुआ करें जिनकी कोई औलाद नहीं है, या फिर जिनके बेटे हैं उनको बेटी चाहिए, जिनकी बेटी है उनको बेटा चाहिए। तो जिन जिन की जो जो दुआएं हैं उन सब की पूरी हों। अल्लाह पाक सबको औलाद की नेमत से नवाजे। जिनके पास कोई औलाद नहीं है उनको औलाद दे, जिनके पास बेटे नहीं हैं उनको बेटे दें, जिनके पास बेटियां नहीं हैं उनको बेटियां दें। तो अल्लाह ताला सबको इस नेमत से नवाजे। तो आप लोग भी प्लीज उन लोगों के लिए दुआ करें। मैं भी इंशाल्लाह ताला जिन जिन सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा है मैं उन सब के लिए अब दुआ करूंगी और आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज उनके लिए दुआ करें। और जो लोग मेरी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हैं, जो पूछ रहे हैं, जिनकी क्यूरीज हैं, तो उन सबको मैं बता दूं कि आई एम परफेक्टली फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन बस ऑफ कोर्स अब टाइम थोड़ा करीब आ रहा है और मेरा जो HP लेवल है वो काफी कम है, 10.7 है, ठीक है। और मजीद मैंने ब्लड के कुछ टेस्ट करवाए हैं तो वो तकरीबन मेरा जो HP लेवल है वो कम ही है। तो इस वजह से बात करते करते सांस फूल जाता है और आजकल मुझे ना बहुत ज्यादा फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं बहुत ज्यादा थक रही हूँ। थोड़ा सा काम करके, थोड़ा सा बोल के या थोड़ा सा मूव करके मुझे थकावट का अंदाजा होता है। पता नहीं मौसम इस तरह का है, गर्मी है, या फिर मैं काम बहुत ज्यादा कर रही हूँ, या फिर कोई भी रीजन हो सकती है। खैर आज मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और मे बी मुझे कोई ड्रिप वगैरह लगे जो वीनिफॉर्ड की होती है, या फिर कोई भी ब्लड के इंजेक्शंस वगैरह होते हैं जिनसे ब्लड की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाती है, तो वो मैं लगवाऊंगी। तो शायद उससे मुझे कुछ रिलीफ मिले, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा 2-3 दिन से ना लो फील कर रही हूँ। बैठे बैठे सांस चढ़ रहा है, बैठे बैठे बहुत एनर्जी डाउन एकदम हो रही है। डाइट मैंने अच्छी रखी हुई है, मैं दूध पी रही हूँ, अपने सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, एग खा रही हूँ, गोश्त, चिकन, फ्रूट्स, ये सब अच्छी बैलेंस डाइट ले रही हूँ। इवन मैं ड्राई फ्रूट्स भी खा रही हूँ काफी अरसे से। ये जो मिथ है कि ड्राई फ्रूट्स गर्मियों में नहीं खाने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ और इनका एक सफिशिएंट आपको क्वांटिटी आप ले लें तो आपकी हेल्थ को फायदा ही होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो सब कुछ करके देख रही हूँ और एक्टिव रहने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग भी खुद भी कहते हैं कि मैं कितनी एक्टिव हूँ, तो एक्टिव रहने की कोशिश इसीलिए कर रही हूँ कि जिस्म जो है मेरा वो हरकत में रहे, मैं काम शाम करती रहूं और ऐसा नहीं है कि बस लेटी रहूं और स्टैमिना बिल्कुल जीरो हो जाए। लेकिन आई डोंट नो कि मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है। ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी की कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट भी होते हैं, कुछ ना कुछ आपको एनर्जी लो आपकी होती है। ऑफ कोर्स ये एक नेचुरल चीज है, इसमें कोई डरने की चीज नहीं है। लेकिन ये कि फिर भी मैं आज डॉक्टर को कंसल्ट करूंगी तो फिर इंशाल्लाह ताला वो कुछ ना कुछ मुझे अच्छा गाइड करेंगी। तो ये है मेरी हेल्थ की कंडीशन। और कुछ लोग मेरी इस बारे में भी पूछ रहे थे कि आपकी पिछली प्रेगनेंसीज और इस प्रेगनेंसी में क्या डिफरेंस आपने फील किया, आपकी हेल्थ कैसी रही और क्या सिम्टम्स थे, वो सब कुछ। तो लेट मी टेल यू,
मेरे साथ दुनिया की सबसे अजीब चीजें हुई हैं कि जितनी भी मिथ्स हमारी कंट्री में बनी हुई हैं, हमारे सोशल एक सेटअप में मिथ्स बनी हुई हैं, ये नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी में, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, अगर आप डल हैं तो पता नहीं बेटी होती है, अगर आप एक्टिव है तो बेटा होता है, दिस एंड दैट। लोगों ने अपनी जो ओल्ड लेडी वो टॉक्स होते हैं तो उनपे मेरा बिल्कुल भी कोई ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि मेरी जो प्रेगनेंसीज है ना उनमें बहुत डिफरेंस था। जब जैनब फातिमा भी थी, इज़ा की बार लोग मुझे कहते थे अब के बाद बेटा होगा और इस तरह की बातें करते थे, तो लेकिन बेटी हुई। तो मुझे इन चीज़ों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है और इन पे करना भी नहीं चाहिए। बस अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए और आप बस अल्लाह ताला पे अच्छी उम्मीद रखें और दुआएं करते रहें और अच्छा अच्छा सोचें, इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। बाकी ये है कि मेरी ये 4 प्रेगनेंसीज थी, मेरी सेम कंडीशन रही है। मेरी शुरू वाले जो मंथ होते हैं 4 to 5 मंथ्स मुझे वॉमिटिंग रहती है, ठीक है, और इतनी ज्यादा वॉमिटिंग होती है कि मैं सुबह उठ के जब पानी भी पीती हूँ तो वो डायरेक्ट निकल जाता है मेरा वेट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। 4 to 5 मंथ मेरा वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है या फिर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि मैं खाना शाना नहीं खाती, हर चीज से मुझे स्मेल आती है, इवन लोगों से भी मुझे स्मेल आती है, बच्चों से, मुझे फातिमा से उसकी बॉडी से स्मेल आती थी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे अजीब लगता था कोई मेरे करीब आए, बच्चे मेरे करीब आए, मुझे हक करें तो मुझे ना अजीब सी स्मेल फील होती है, तो अजीब सी मेरी सिचुएशन हो जाती है। वॉमिटिंग रहती है, इसके अलावा कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता। ये मेरी चारों प्रेगनेंसीज में ऐसा हुआ है। इस प्रेगनेंसी में कुछ भी डिफरेंट नहीं मैंने फील किया। उसके बाद जहां तक बात है कि खाने पीने को क्या दिल करता है, तो मेरा जैनब फातिमा की दफा ऐसे कोई क्रेविंग नहीं होती थी। इवन मेरी पूरी चारों प्रेगनेंसीज में किसी भी तरह की कोई क्रेविंग्स नहीं होती। हाँ, अक्सर दिल करता है कि कुछ खा लूं, कुछ बाहर का खा लूं और कुछ मजे का खा लूं, तो वो तो आम रूटीन में भी मेरे साथ ऐसा होता है, बिकॉज आई एम अ फूड लवर, मैं फूडी हूं और मुझे खाने पीने का बड़ा शौक है। तो इस वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई खास किस्म की कोई क्रेविंग हो। हाँ, मुझे मीठा नहीं पसंद, लेकिन प्रेगनेंसी में मुझे मीठे की क्रेविंग होती है। अब आई डोंट नो कि ये किस चीज की अलामत है, लेकिन मुझे इस दफा भी बहुत मीठे की क्रेविंग हुई है और मुझे इज़ा की दफा भी बहुत ज्यादा क्रेविंग थी मीठे की। मेरा दिल करता था मीठे, इवन जैनब की दफा भी मेरा दिल करता था कि मैं कुछ मीठा खाऊं। तो ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है, कुछ भी अलग नहीं हुआ। कहते हैं कि बेटे की दफा जी खट्टी चीजें खाने को दिल करता है। मेरा ख्याल है कि मैंने इज़ा की दफा मेरा गोलगप्पे खाने को दिल करता था, इस दफा तो मैंने एक आध दफा ही गोलगप्पे खाए हैं, अदरवाइज और किसी भी तरह की कोई क्रेविंग नहीं। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि फेक हैं, अपनी बातें बनी हुई हैं। कोई किसी को की चाल देख के बता देता है कि भाई इसका कैसा है, कोई किसी को एक्टिव देख के बता देता है कि ये भाई बंदा बहुत एक्टिव है तो इसका पता नहीं बेटा होगा बेटी होगी। तो आई गेस मैं इसी तरह की एक्टिव रही हूँ। इज़ा की दफा मैंने बहुत ज्यादा काम किए हुए हैं, ठीक है। इज़ा की दफा मेरे हस्बैंड ने मुझे मेड रख के दी थी कि 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, आप मेड रखें ऑल टाइम के लिए, और वो डे एंड नाइट मेरे पास रहती थी। एक छोटी बच्ची थी तो वो मेरे पास ही रहती थी, लेकिन 7th मंथ में ईद आई, उसको छुट्टी पे भेजा और वो चली गई। उसके बाद वो वापस ही नहीं आई, उसके फादर ने उसको वापस ही नहीं भेजा। तो मुझे इतनी कमी फील हुई। हम लोग ईद पे फैसलाबाद गए, वहां से वापस जब आए तो फर्स्ट डे जो मैंने काम करना था मेरे लिए इतना मुश्किल था कि यू कांट इमेजिन। मैं 11 बजे से शुरू हुई घर की क्लीनिंग करना और मुझे कोई 4-5 बज गए। मैं थोड़ा सा काम कर लूं फिर बैठ जाऊं, थोड़ा सा काम कर लूं फिर बैठ जाऊं। मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं सोचती थी कि मेड ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया है कि मुझमें तो कोई स्टेमिना ही नहीं है, मुझमें तो काम करने की कोई पावर ही नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने हस्बैंड से कहा अब मुझे कोई मेड नहीं चाहिए, जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता मैं खुद सारे काम करूंगी। और ही वॉज लाइक कि कैसे आप करेंगी, अब तो कंडीशन आपकी इस तरह की है, तो हम कोई मेड रख लेते। तो मैंने कहा कि नहीं, मेड बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि हम मेड बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। फिर मैंने ये 7th मंथ की प्रेगनेंसी थी, उसके बाद 8 and 9 मंथ मैंने खुद सारे काम किए हैं। और आप यकीन करें कि मुझे फर्स्ट टाइम बेबी डिलीवर होना था मेरे घर, क्योंकि जैनब एंड फातिमा डिलीवर हुई थी मामा के घर।
तो मुझे ये था कि सब गेस्ट आएंगे हमारे घर, ननियाल, ददियाल, फ्रेंड्स, फैमिली सब हमारे घर आएंगे बेबी को देखने। तो मेरा घर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। इसके अलावा मैंने कुछ फूड की प्रिपरेशन भी करके रखी थी, तो वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि किस तरह मैंने किया। तो लाइक मैंने कर्टन्स वॉश किए, कारपेट्स वॉश किए, घर की डीप क्लीनिंग की, घर वॉश किया खुद, और सारे काम किए कि मैं इतना एक्साइटेड थी कि सबने मेरे घर आना है। और मेरा घर किसी भी तरह से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि प्रेगनेंसी की वजह से मैं डल होके बैठी रही हूँ, मैंने कोई काम नहीं किया, घर गंदा है और इस तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब काम किए। 15 जो इज़ा थी वो डिलीवर हुई थी 12 अगस्त को, तो मैंने 15 जुलाई से एक पूरी टू डू लिस्ट बनाई थी, और जिसमें मैंने बड़े हर चीज को हिसाब से मैनेज किया था। लाइक सबसे पहले कर्टन वॉश किए, कारपेट वॉश किया, बिस्तर वॉश किए, फिर उसके बाद घर को वॉश किया, विंडो साफ की, जैसे मेरी पूरी प्लानिंग होती है मैंने वो सब कुछ किया। उसके बाद मैंने फिर हस्बैंड से ज्यादा सारा चिकन मंगवाया, कुछ को मैरिनेट करके रखा, कुछ को मैंने कोफ्ते बना के रखे, कुछ को वैसे धो के मैंने पैकेट्स बना के रख लिए कि लाइक अगर मैं इस कंडीशन में ना हुई कि खुद कुछ पका सकूं तो एटलीस्ट कोफ्ते हाफ डन हुए थे तो वो ग्रेवी बना के बस उसके अंदर डालने थे। चिकन मैरिनेटेड था, उसको स्टीम करना था। तो इस तरह की चीजें जो भी होगा, लाइक मामा आ जाएंगी या मेरी नंदे आ जाएंगी, तो एटलीस्ट उनके लिए काम कम हो जाएगा, तो मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं। तो अगर उनके लिए ज्यादा काम भी होता ऑफ कोर्स वो करती, और उन्होंने किया 2-3 दिन जो फर्स्ट वाले होते हैं। तो लेकिन फिर भी मुझे ये था कि मैं काफी हद तक काम जो है वो कंप्लीट करके रखूं, ताकि किसी को डिस्कम्फर्ट फील ना हो या किसी को बर्डन फील नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह मैंने सब कुछ मैनेज किया। मैं बहुत एक्टिव थी, और इस दफा भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करती हूँ कि मैं एक्टिव रहूं, लेकिन अब थोड़ा ना डाउन फील करती हूँ। वीडियोस तो बनाती हूँ और काम भी करती हूँ, लेकिन फिर अचानक से इतनी एक्टिव हो जाती हूँ, अचानक से इतना लो फील करने लग जाती हूँ, सांस चढ़ जाता है, फिर लेट जाती हूँ। और इस दफा जो सबसे डिफरेंट चीज मेरे साथ हुई है वो मेरा वेट गेन हुआ है इस तरह से कि ज़ैनब की दफा ओवरऑल वेट गेन हुआ था, फातिमा की दफा मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी, और फातिमा के बाद भी मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी। मैंने अपनी पिक्चर्स खींचना बंद कर दी थी, मैंने अपनी सोशल लाइफ बंद कर दी थी, मैं बहुत मोटी हो गई थी। फिर इज़ा की दफा मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रही हूँ, मेरा वेट जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है, और फेस, हाथ, पाँव सब नॉर्मल रहे हैं। इस दफा भी फेस, हाथ, पाँव सब नॉर्मल है, लेकिन इस दफा मुझे ऐसे लगता है कि मैंने वेट गेन किया है, और मुझे लगता है कि इस दफा जो मेरा बेली फैट है वो थोड़ा ज्यादा हो। तो बस इसको रिलेट कर सकते हैं आप कि मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा है, अदरवाइज बाकी सब चीजें सेम है। क्रेविंग, खाना पीना, प्रेगनेंसी में मुझे अपने हाथ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल करता है कि 2 टाइम 3 टाइम कोई बना के मुझे खाना दे। और मामा के घर जब मैं थी ज़ैनब और फातिमा की दफा, तब कभी मेरी सिस्टर खाना भेज देती थी, कभी मामा की कोई फ्रेंड्स खाना भेज देती थी मेरे लिए, कभी मामा ऑफ कोर्स मामा तो रोज बनाती थी खाना। तो मुझे ना डिफरेंट चीजें खा के बड़ा मजा आता था, और तीनों टाइम ना डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट चीजें, ताजी पकी हुई चीजें, तो बड़ा ही मजा आता था। लेकिन यहाँ पर ऑफ कोर्स सब कुछ मैंने ही करना है। हाँ, जब मेरा दिल करता है तो मैं बाहर से कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ, हस्बैंड बाहर ले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे अपने हाथ का खाना प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं लगता। तो दैट्स वाई वो फिर मुझे कहीं ना कहीं बाहर ले जाते हैं कि अच्छा आपका जो दिल कर रहा है आप वो खा लें। और खैर ही इज वेरी सपोर्टिव इन दिस मैटर। तो कभी वो भी बना के मुझे दे देते हैं, नाश्ता वगैरह जो चीजें उनको आती हैं वो फिर बना के मुझे दे देते हैं। तो खैर इस तरह कुछ गुजारा हो रहा है। और हाँ, मुझसे किसी ने ये भी पूछा था कि प्रेगनेंसी में फास्ट फूड अच्छा है या नहीं। तो देखिए, प्रेगनेंसी की जो कंडीशन है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है आम रूटीन से। ऑफकोर्स फास्ट फूड अच्छा नहीं है, और रोज रोज आप खाएं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन प्रेगनेंसी में ना कुछ लोगों की क्रेविंग्स इतनी ज्यादा हो जाती हैं, और कुछ लोगों को अपने, जैसे मैंने बताया, मुझे अपने हाथ का कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं जबरदस्ती ठोस के खाती हूँ कि नहीं अब रोज तो रेस्टोरेंट नहीं जाना, या रोज तो बाहर का नहीं खाना। तो आप बाहर का खा सकते हैं, क्योंकि ये मुश्किल एक सीन है। तो अगर आपका कोई क्रेविंग हो रही है आप खा लें, जैसे मैं फास्ट फूड खा लेती हूँ और बाहर का खाना खा लेती हूँ। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में अगर ऐसा नहीं है कुछ भी, तो फिर मेरी यही कोशिश होती है घर में खाना बने और जो पका है वही खाया जाए, और इस तरह कुछ ना कुछ मैनेज कर लिया जाए।
लेकिन प्रेगनेंसी में ऑफ कोर्स दिल इंसान का अजीब हुआ होता है, ये एक नेचुरल सी बात है। तो उसमें फिर ये होता है कि आप बाहर का खाना खा सकते हैं, हाँ किसी अच्छी जगह से खाएं, स्ट्रीट फूड नहीं खाएं, किसी भी ठेले से या किसी भी गली से चलते हुए कोई चीज नहीं लें, आपका पेट खराब हो सकता है। और प्रेगनेंसी में तो ऑफ कोर्स फिर डॉक्टर आपको कोई भी रैंडम मेडिसिन नहीं खाने देते, तो इस तरह आपकी कोई कंडीशन खराब हो सकती है। इस वजह से आप कोशिश करें कि अगर कुछ खा रहे हैं तो किसी अच्छी जगह से लें, जैसे किसी ब्रांड से ही कुछ खाना लें। अदरवाइज स्ट्रीट फूड में बिल्कुल भी नहीं, कोई भी क्रेविंग हो रही है स्ट्रीट फूड से, मैं आपको बिल्कुल ही मना करूंगी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप बताएं इस दफा क्या आपकी सिचुएशन थी और आपको किस तरह की क्रेविंग्स होती थी और क्या डिफरेंस फील किया आपने। और जैसे मैंने बताया, अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि आपको किस तरह की फास्ट फूड खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया है सारे क्वेश्चन जितने भी मेरे माइंड में थे। और मैंने सोचा कि स्पेशली सामने आके आप सबका थैंक्स करूं, जिन जिन लोगों ने इतनी प्यारी मुझे दुआएं दी हैं, इतना प्यार आप लोगों ने दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ अगर अपनी खुशी ये शेयर कर रही हूँ, ये टाइम आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे कोई भी डर नहीं है कि नजर लग जाएगी या मुझे नहीं बताना चाहिए, मुझे अपनी खुशी शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब लोगों ने मुझे दुआएं दी हैं। और बाकी इंशाल्लाह ताला मेरी मदर है मेरे लिए दुआ करने के लिए, सब लोग दुआ करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मेरा ईमान है कि कुछ भी नहीं होगा। बाकी आप लोग प्लीज दुआ कीजिएगा कि अब जो आगे वाला जर्नी है वो भी अच्छे से हो जाए। और हाँ, किसी ने पूछा था कि आपके बच्चे नॉर्मल होते हैं या सी सेक्शन है वटेवर, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तीनों प्रेगनेंसीज डिलीवरीज नॉर्मल हुई हैं, ज़ैना, फातिमा, इज़ा। और इस दफा अब डिपेंड करता है, मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि आप कुछ जज नहीं कर सकते कि आपको एंड टाइम पे क्या सिचुएशन बनेगी, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें मेरी तीनों डिलीवरीज जो नॉर्मल हुई हैं, इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत रोल है। उनको मेडिकल टर्म्स, मेडिसिन, डॉक्टर्स की साइकोलॉजी और डॉक्टर का बिहेवियर, उनके बारे में बहुत नॉलेज है। उन्होंने बहुत काम किया हुआ है डॉक्टर्स के साथ, वो फार्मासिस्ट थे, तो इस वजह से उनको बहुत ज्यादा आइडिया। तो वो डॉक्टर से पूरा पूछते हैं, और वो उनके फ्रेंड्स भी हैं डॉक्टर, तो वो फिर ज़ैनब की दफा भी उन्होंने, डॉक्टर ने कहा था कि इनका ऑपरेट होगा, तो उन्होंने एंड टाइम पर, तो डॉक्टर को उन्होंने कहा कि ये मेरे फ्रेंड है, आप इनको कन्विंस कर दें मेरी वाइफ का क्यों ऑपरेट होगा, तो फिर मैं आपकी बात मान जाऊंगा अगर ये मुझे कह देंगे कि हाँ भाई अब तो ऑपरेट होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत रोल है डॉक्टर्स की बात को आप कोशिश किया करें कि डबल चेक करें। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ने जो कह दिया वो बिल्कुल हरफे आखिर है, अपने से थोड़ा बहुत नॉलेज ले लिया करें, सेकंड ओपिनियन ले लिया करें। इज़ा की दफा मेरी डॉक्टर 9 मंथ में जिसके पास जाती रही हूँ, उसने मुझे कहा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। और इज़ा की दफा लास्ट टाइम पे उन्होंने लेट करना शुरू कर दी मेरी डिलीवरी, मुझे पेन्स नहीं आ रही थी, उन्होंने लेट करना शुरू कर दी। तो मेरे हस्बैंड डर गए कि बेबी जैसे जैसे दिन ज्यादा होते जाएंगे ऑफकोर्स ऑपरेशन के चांसेस ज्यादा होते जाएंगे, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम सेकंड ओपिनियन ले रहे हैं। फिर हम लोगों ने गूगल किया, 2 पिंडी में डॉक्टर ढूंढे और उनके पास गए जिनकी अच्छी रेटिंग्स थी। तो उन दोनों ने कहा कि नहीं, आज या कल हद आपको बेबी डिलीवर कर देना चाहिए, प्लेसेंटा जो है मैच्योर हो गया हुआ है, उसके बाद बेबी को ऑक्सीजन वगैरह मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो आपको बेबी डिलीवर कर लेना चाहिए, चाहे पेन्स आप इंड्यूस करवा लें आर्टिफिशियल, लेकिन ये कि बेबी आप डिलीवर कर दें। तो मेरे हस्बैंड को उस डॉक्टर पे इतना गुस्सा आया, उन्होंने खैर रेटिंग भी फिर बुरी दी थी और कमेंट्स भी उनके जो भी था उनका गूगल पे अकाउंट या इस तरह, तो उस पर अच्छी खासी बुरी रेटिंग भी दी थी। तो खैर इस तरह ना थोड़ी बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत आइडिया रखा करें, सेकेंड ओपिनियन रखा करें। तो फिर इस डॉक्टर ने मेरी नॉर्मल डिलीवरी की इज़ा की दफा। तो इसी तरह अब अगर डॉक्टर ने, ये डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, हमें बिल्कुल ये ना प्योर लगती हैं, अगर इस दफा भी कुछ इन्होंने गड़बड़ की, हो सकता है ये भी कर सकें, तो फिर हम सेकंड ओपिनियन जरूर लेंगे। तो इस तरह आप लोग भी सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। तो आज की डिस्कशन बस यहीं तक की थी, बहुत लंबी डिस्कशन होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक कीजिएगा,
कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे मैं कोशिश करूंगी सबका रिप्लाई करूं। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेबी की मैंने चीजें कैसे ऑर्गेनाइज करनी है। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये व्लॉग। इसके अलावा किसी ने मुझसे पूछा था कि बेबी को बात कैसे देना है, मेरा फर्स्ट बेबी है, मुझे नहीं पता, तो उनको भी गाइड करने के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना लूंगी कोई बेबी बात की, वो आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा मैं आपके साथ हॉस्पिटल बैग शेयर करूंगी और मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है इंशाल्लाह ताला, वो भी आपसे शेयर करूंगी कि जिन लोगों की नॉर्मल डिलीवरी होनी है उनको किस तरह बैग पैक करना है अपना, और जिन लोगों को ऑपरेशन वगैरह है तो उन लोगों ने किस तरह अपना बैग पैक करना है। तो ये सब वीडियोज अब आएंगी, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव भी होंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।